कार्यक्रमाला जमलेले सर्वच मंचकावर उपस्थित असलेले आमचे जावेद भाई कुरेशी, आमचे पक्षाचे वंचित बहुजन आघाडीचे फारुख अहमदजी, मंचकावर उपस्थित सतीश पट्टेकरजी, आता ज्यांनी भाषण केलं आमचे ते अबूबकर भैया, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष, इथं जमलेल्या सर्व माझ्या मुस्लिम प्रिय बांधवांनो, की आज या देशामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि या परिस्थितीतून जात असताना आणि पुढे येणारी जी परिस्थिती आहे, या देशामध्ये ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला लोकशाही दिली, सरळ सरळ हे लोक, हे मनुवादी, जातीवादी, बीजेपी, RSS या लोकशाहीला लोकशाहीला हुकुमशाहीकडे घेऊन चालण्याचं काम गेल्या 10 वर्षापासून या ठिकाणी करत आहे. इथल्या जमलेल्या माझ्या तमाम मुस्लिम बांधवाला मला सांगायचं आहे, ही जी लोकशाही आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आहे, ती लोकशाही जो आमचा बोलण्याचा अधिकार असेल, आम्ही काय खाल्लं पाहिजे याचा जो अधिकार आहे, आम्ही कसं राहिलं पाहिजे, आम्ही कसे कपडे घातले पाहिजे याचा जो अधिकार आम्हाला जो दिला, तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला जो अधिकार आहे, जी लोकशाही आहे, जी आम्हाला जशीच्या जशी टिकून ठेवायची असेल, तर आम्हाला आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पाठीमागं खंबीरपणे उभं राहावं लागेल. आपण बघितलं वारंवार या महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये जातीयते निर्माण करण्याचं काम काही लोकांनी केलेलं आहे. मोहम्मद पैगंबरांचं जे बिल या महाराष्ट्रामध्ये आमदार कपिल पाटीलच्या माध्यमातून जे विधान परिषदमध्ये मांडण्याचं काम जर ते केलं असेल, तर ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे. 2014ला ज्या वेळेस या महाराष्ट्रामध्ये एमआयएम नव्हती आणि हज हाऊसचा प्रश्न त्या ठिकाणी होता, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मला सांगितलं आणि मी स्वतः गेलो, हज हाऊसची जागा ताब्यात घेतली. हे बाळासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला सांगितलं. आणि बाळासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न पुरं करायचं आहे. इथल्या असणाऱ्या छोट्या छोट्या जातीच्या लोकांना एकत्र करून, इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक मुस्लिम बांधवाला सोबत घेऊन आम्हाला या महाराष्ट्रात, या देशात बाबासाहेबांचे विचार आम्हाला पुढे घेऊन जायचं है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले जिला परिषद की मुस्लिम हमारी बहन, जिला परिषद की अध्यक्षा अगर किसने की होंगी, सौबैया अंजुम सौदागर, जो बाबा साहब के पोते बाला साहब अम्बेडकर ने किया है. यहाँ महाराष्ट्र के धनगर समाज का आमदार अगर किसने बनाया तो बाला साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ है. माली समाज के आदमी को आमदार बनाने के काम यही बाबा साहब के पोते ने किया है. और आज हमको ये तय करना पड़ेगा, हमको एक साथ आकर यहाँ पर ये लड़ाई लड़ना है. पीछे राज ठाकरे ने जो भोंगे का मुद्दा किया था, आज फिर उसने वो भोंगे का मुद्दा यहाँ पर महाराष्ट्र में उठाया है मनसे ने. मैं राज ठाकरे का यहाँ पर तीव्र शब्द में निषेध करता हूँ और मैं पूरी ताकत के साथ मनसे और राज ठाकरे के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ. पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी मैं आपको कहना चाहता हूँ भाइयों कि हमको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है. तुम हम एक हो गए, यहाँ का छोटे जात के हमारे भाई अगर एक हो गए तो ये महाराष्ट्र में, इस देश में सरकार हमारी रहेगी. जावेद भाई, आपने मुझे बुलाया
इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। हेलो 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 हेलो। इनकलाबी और तारीख़ी शहर औरंगाबाद के अंदर आयोजित आज की इस अज़ीम व शान जलसे के सदर मोहतरम हमारे दोस्त फ़ख्र औरंगाबाद अली जनाब जावेद कुरैशी साहब, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे रहनुमा, हमारे दोस्त अली जनाब अबू बकर साहब, अभी अभी जिन्होंने अपने इनकलाबी कलामात से फ़िरका परस्तों को आगाह किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अमित भुईगढ़ जी, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ज़िला सदर प्रभाकर बकले जी, पश्चिम के ज़िला सदर योगेश बन साहब, मध्य के शहर अध्यक्ष जलीस अहमद साहब, हमारे दोस्त इनुस भाई साहब, जो बेहतरीन अंदाज में आज के इस जलसे की निज़ामत या पूरे सूत्र संभाल रहे हैं। वैसे हमारे साथी वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता तैयब ज़फ़र साहब, जिनकी यहाँ पे अभी हमने तकरीर सुनी थी, नौजवान साथी पट्टेकर जी, सभी के नाम ले सकते हैं लेकिन वक्त की कमी है और पुलिस वालों ने परमिशन एक लिमिटेड वक्त की दी हुई है। परमिशन में उन्होंने 9:30 का वक्त दिया है। अगर हम परमिशन के हिसाब से चलेंगे तो शायद जावेद कुरैशी साहब के अहम खिताब को हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमने पुलिस विभाग को ये इत्तला करा दी है ज़िला सदर से कि 10 बजे तक की जो आम तौर पे लाउड स्पीकर और परमिशन होती है, हम 10 बजे से 1 मिनट पहले भी अपना खिताब ख़त्म नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह वक्त फिर भी कम है, क्योंकि मुझे कुछ वक्त लेना है और फिर जावेद कुरैशी साहब को आप और मैं हम सब सुनना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस जलसे को और इसको इनेकाद करने की जिम्मेदारी उठाने वाले तमाम ऑर्गेनाइज़र को, उनके अज़ाइम, उनके मकसद को बयां करता हुआ दुष्यंत कुमार का एक शेर है जो उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह और शहीद अशफाकुल्लाह खान की तहरीक को लेकर लिखा हुआ है। मैं अपनी तकरीर उस शेर से उसका आगाज़ करना चाहूँगा। दुष्यंत कुमार लिखते हैं भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान की तहरीक को देखकर कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि मौजूदा सिस्टम बदलना चाहिए। आज की इस जुस्तजू जो रही है इस प्रोग्राम को, इस जलसे को इनेकाद करने के पीछे, उसका मौजू आपकी और मेरी फिक्र से जुड़ा हुआ है। जो फिक्रें आज उम्मत मुसलमान को परेशान कर रही है, उन फिक्रों से जुड़ा हुआ आज का मौजू जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ पे रखा है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या है। आप कहेंगे कि भाई सियासी मुस्तकबिल ही क्यों हम देख रहे हैं, हम तालीमी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, समाजी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, माशी मुस्तकबिल पे भी देख सकते हैं, रोशनी होनी चाहिए।
तो हम आपकी इस बात से थोड़ा सहमत तो हैं, लेकिन हमारी राय आपसे थोड़ी मुख्तलिफ है। हमारी अगर तालीमी मुस्तकबिल के ऊपर हमको मेहनत करेंगे तो हमारी कौम के अंदर से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील बनेंगे। और जो कौम के अंदर एक अच्छा डॉक्टर नहीं होता है वो कौम मुस्तकबिल के हिसाब से तंदुरुस्त कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर अच्छा इंजीनियर नहीं है वो कौम एक अच्छी तामीर करता कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा वकील नहीं है वो कौम गुनाह से दूर नहीं रह सकती है, वरना बेगुनाहों को भी जेलों में डालकर ठूस ठूस के भरा जाता है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा टीचर या उस्ताद नहीं है उस कौम के अंदर ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, ना अच्छा कोई और शोबे का जिम्मेदार बनेगा। ये बातें हम कहते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जिस कौम को अच्छा डॉक्टर चाहिए, जिस कौम को अच्छा इंजीनियर चाहिए, जिस कौम को अच्छा वकील चाहिए, जिस कौम को अच्छा कारोबारी बिजनेसमैन चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा टीचर चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा साइंसदान या साइंटिस्ट चाहिए, ये सब उस कौम को मिलता है जिस कौम के पास में अच्छा कायद होता है और अच्छी क़यादत होती है। उसी कौम को ये सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और अगर जिस कौम के पास में बेखौफ और बेलौस क़यादतें नहीं होती है, जिस कौम के पास में अपने मफाद की कुर्बानी देने वाला कायद नहीं होता है, जिस कौम के पास में बेलौस खिदमत खल्क करने वाला कायद नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा उस कौम के पास ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना अच्छा इंजीनियर होगा, ना अच्छा टीचर होगा, ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा कारोबारी होगा, ना वो साबित रह पाएगा। इसलिए इस कौम के पास में एक भी ऐसी क़यादत नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल को सुनहरा बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए काम करे। तो फिर अच्छी क़यादतों को अगर उभारना है, अच्छे कायद अगर हमको चुन के लाना है, तो उसके लिए हमको अपने सियासी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अपनी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, हमको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि हम अब तक कुछ ऐसे तरीक़ेकारों के ऊपर काम करते आए हैं जो तरीका कामयाब तरीका नहीं रहा है। मौजूदा दौर को मैं सियासी एतबार से इत्मीनान बख्श नहीं मानता हूँ। आज के हालात मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं मानता हूँ और मुझे लगता है कि मुसलमानों के ये हालात बदलने चाहिए। और अगर माजी को भी हम देखेंगे तो आपको गौर फिक्र करने के लिए मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि माजी में भी हमारी मुसलमानों की क़यादतें हमारी आबादी के तनासुब में नहीं रही है, पॉपुलेशन की रेशो में नहीं रही है। 550 MP या खासदार वाली पार्लियामेंट के अंदर 15% मुसलमानों के 75 खासदार होने चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि तारीख़ में 73 सालों में कभी भी मुस्लिम MP या खासदारों की तादाद 20, 22, 25 से आगे नहीं बढ़ी है, जबकि हमारे 75 खासदार उस पार्लियामेंट में होने चाहिए जो पार्लियामेंट आपका सियासी मुस्तकबिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके मुल्क का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आने वाले दौर की माशियत का निज़ाम तय करती है, जो पार्लियामेंट आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके और मेरे अक़ीदों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आपके पर्सनल लॉ या शरीयत की कानून की हिफाजत करती है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारी आबादी का चाराने भी हिस्सा हमारे कौम को आज तक नहीं मिला है। फिर भी माजी में हमने देखा है कि इक्का दुक्का खासदार महाराष्ट्र में चुन के आते भी थे
कभी औरंगाबाद से आ गए तो कभी किसी और जगह से आ गए, कभी कोकर से आ गए, कोई और जगह से आ गए। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में आपने देखा कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों को सियासी दायरे से बाहर फेंकने का काम हुआ है। यही सूरत हाल है। महाराष्ट्र की असेंबली के बारे में गौर करने से आपको पता चलेगा 288 आमदार या एमएलए होते हैं महाराष्ट्र के असेंबली में, और महाराष्ट्र में हमारी आबादी 11-12% है। अरे 12% बाजू रखो, 10% मान लो, तो हमारे 30 आमदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 30 एमएलए मुसलमानों के असेंबली के अंदर विधानसभा में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। और अगर 12% से देखेंगे तो तकरीबन 35 मुस्लिम एमएलए असेंबली में होने चाहिए। आप याद कीजिए कि आपके इलाके से मुस्लिम एमएलए को चुन के जाने के लिए 40 साल से नाकामयाबियां क्यों मिल रही थी? महाराष्ट्र में पिछले 20-25 सालों में 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र से एक खासदार भी मुसलमान चुन के नहीं भेज पा रहे थे। सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी एक मुसलमान को खासदार नहीं बना पा रही थी। पिछले 20 से 25 सालों में अगर AR अंतुले साहब को छोड़ दे तो एक भी मुसलमानों का खासदार महाराष्ट्र से चुन के नहीं जाता था। महाराष्ट्र के असेंबली में आज की तारीख तक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। अपने इल्म में सियासी जानकारी में इजाफा कीजिए। जिस महाराष्ट्र के असेंबली में 30 से 35 मुसलमान आमदार होने चाहिए, आजाद मुल्क के इन 75 साल का जश्न मनाने के बाद इन 75 सालों में आज तक महाराष्ट्र के असेंबली में सिर्फ 2009 में पहली बार 11 आमदार चुन के गए थे, 11। और 2009 के पहले भी 11 नहीं आए और 2009 के बाद भी 11 नहीं आए। 8, 9, 10 से ज्यादा मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में कभी चुन के नहीं गए हैं, जबकि हमारी आबादी 2 करोड़ की है और 12 करोड़ के आबादी महाराष्ट्र की आबादी में 5वां हिस्सा हमारा है, मुसलमानों का है। लेकिन हमारी 10% भी वहाँ नुमाइंदगी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जिस जमहूरियत के अंदर, जिस लोकशाही के अंदर, जनतंत्र के अंदर सरकार कोई बादशाह नहीं चलाता है, राजा या शहंशाह नहीं चलाता है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो दस्तूर आइन लिखा है, उस आइन को उस वक्त के प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपते वक्त जो तकरीर की थी, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, अब इस मुल्क का, इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो मुल्क की आवाम के वोट से पैदा होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होने वाला है, वो तुम्हारे मेरे वोट से पैदा होने वाला है। तो राजा को पैदा करने की क़ुव्वत आपके वोट के अंदर है। और ये इतना कीमती वोट होने के बावजूद हमको अपनी पार्लियामेंट की और असेंबली के सभागृह में भेजने के लिए एक आमदार और खासदार चुन के लाना आसान नहीं रखा है। महाराष्ट्र में 9-10 से ज्यादा आमदार कभी चुन के नहीं गए, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। 11 2009 में हुए थे, 2009 से अब तक 11 आमदार भी हम चुन के नहीं ला पाए हैं। बड़े अफसोस और सदमे की बात है। तो फिर हमारा सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत और हमारी बादशाहत, हमारी नुमाइंदगी असेंबली और पार्लियामेंट में चुन के जाने से बढ़ने वाली है, खेल के मैदान में प्रोग्राम लेने से नहीं बढ़ने वाली है, खेला हो बे बोलने से नहीं बढ़ने वाली है, नुमाइश तमाशे करने से नहीं बढ़ने वाली है। इस मुल्क की हिस्सेदारी अगर कहीं से साबित होगी
आपकी इस मुल्क के 7/12 में नाम लगाना है, पीआर कार्ड में नाम लगाना है, तो आपको ऐवान के अंदर अपने आमदार और खासदार भेजने पड़ेंगे, तब आपकी हिस्सेदारी आएगी। और ये हिस्सेदारी के लिए हमने 70 साल में कई मुसलमानों को इलेक्शन लड़ाया है। महाराष्ट्र के कितने तो इस असेंबली होंगे जहां मुसलमान इलेक्शन लड़ता है, लेकिन टिकट कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं देती है। 70 साल से कौड़ी के रद्दी के भाव हमारे वोट लेने वाली पार्टियां, नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियां हमारी नुमाइंदगी बर्दाश्त नहीं करती है। औरंगाबाद की सबसे अक्सरी अगर कोई मजहब की आबादी होगी तो मुसलमानों की है, लेकिन याद कीजिए मुसलमानों को असेंबली में भेजने की फिक्र इन पार्टियों की कभी नहीं रही है। और अगर कोई मुसलमान जुर्रत के साथ में खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, तो सिवाय मुसलमानों के दूसरी कोई कौम मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देने की वजह से महज 3000 से 4000 से 5000 से 6000 से महाराष्ट्र में 40 एमएलए की सीटें गिरती है। दिल्ली की ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र का सर्वे करके ये रिपोर्ट दिया हुआ है अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को कि देखिए आपके महाराष्ट्र में 40 मुस्लिम एमएलए चुन के आ सकते, लेकिन मुसलमानों ने इकट्ठा वोट करने के बावजूद 3000, 4000, 5000 वोटों से मुसलमान हार जाते हैं, इनकी नुमाइंदगी रह जाती है। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर साहब एक ही ऐसी शख्सियत थी जिसको ईमानदारी से लग रहा था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी असेंबली में होनी चाहिए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी दो पार्टियों ने मिलकर आज तक मुसलमानों को महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 15 से ज्यादा टिकट नहीं दिए। अकेले प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 में 35 मुसलमानों को विधानसभा का टिकट और समर्थन दिया है। कोई पार्टी नहीं देती है। यहां पर भी औरंगाबाद के अंदर भी लोकसभा को रिटायर जज पीजी कोर्ट से पाटिल का टिकट डिक्लेयर हुआ, तबीयत की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि 17 जनवरी 2019 को अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे शहर नांदेड़ के नए मोंडे के जलसे में कहा था कि प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे बड़े भाई, लोकसभा में मजलिस एक भी उम्मीदवार नहीं देने वाली है, आप कांग्रेस से गठबंधन करना है तो कर लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ लिखिए असदुद्दीन ओवैसी प्रकाश अंबेडकर नांदेड़ बोल के डालिए। 17 जनवरी 2019 की असद साहब की तकरीर निकालिए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि लोकसभा में महाराष्ट्र में मजलिस एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। उन्होंने मना करने के बाद पीजी कोर्ट से पाटिल साहब को दिया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद में औरंगाबाद से आवाज़ उठी कि यहाँ के आमदार को तरक्की दे के ज़रा खासदार बनाना चाहिए। और तब जाके प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई इम्तियाज़ आप लड़ लो ना। नहीं साहब ऐसा मत करो, असद साहब का हुक्म है नहीं लड़ने का, मैं ये तौहीन नहीं करूँगा टिकट मांगने की। तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खुद हैदराबाद गए, असद साहब के मकान पे गए और उनको कहा कि आप मुझे बड़ा भाई मानते हो ना, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि औरंगाबाद से आमदार कुछ खासदार बना देंगे, आपके दोनों आमदारों को 2 खासदार की सीटें आप लड़ाओ और दोनों आमदारों को पार्लियामेंट में खड़ा करो। और फिर 8 दिन का वक्त लेने के बाद कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे, टीम आ रही, इंटरव्यू हो रहा, अमका हो रहा, फलाना हो रहा। बाला साहब के प्रकाश अंबेडकर साहब के दबाव में आखिर को आमदार को खासदार का टिकट दिलाने का काम आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। भाई टिकट तो कांग्रेस राष्ट्रवादी भी देती। अकोला में, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस खाली अकोला में मुसलमान को खड़ा करती, कई के लिए आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को हराने के लिए टिकट देती है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने यहाँ का कैलकुलेशन लगाया, कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं इसका गणित लगाया और अपने
वोटर को, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है, वोट बैंक है, उनको बड़ी ताकत से कहा। अकेला औरंगाबाद ऐसा है जहां पर लोकसभा के पहले किसान आंदोलन के नाम से असद साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब की औरंगाबाद में जलसा हुआ था। कौन सा मैदान था? जबिंदा मैदान के ऊपर ये दोनों कायदों की सभा हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन वो सभा होने के बावजूद प्रकाश अंबेडकर साहब ने असद साहब को कहा कि अप्रैल महीने में वोटिंग के कुछ दिन पहले फिर एक सभा औरंगाबाद में लगाई गई, जिस सभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद चलकर जावेद कुरैशी साहब के दरवाजे पे गए थे, उनके घर पे गए थे और उनको हाथ पकड़ के स्टेज पे लाके बोले थे, अब कयामत तक मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा, बोले जितनी मेरी उम्र है। और फिर वहां पे ला लिए, हाथ भी छोड़ दिए, साथ भी छोड़ दिए, ये अलग बात है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने उस मंच से कहा था, पूरे वंचित समाज तबकों को कहा था कि ये मेरा कैंडिडेट है, इसको आपको वोट भी देना है, नोट भी देना है। और वंचित बहुजन समाज ने उस कैंडिडेट को, अरे औरतों ने, मेरी माँ बहनों ने गले में के जेवर निकाल के दिए, बच्चों ने अपनी गुल्लक, अपना गल्ला फोड़कर पैसे दिए, लोगों ने भीम जयंती के लिए जमा किया, पैसे के अंदर जो कटड़ा था वो थैलियां ला ला कर दिए, वोट भी दिए और नोट भी दिए और काम भी किए और अपने घर का खाना खा के काम किए, 1 रुपया नहीं लेते हुए काम किए। उस वक्त मुसलमान तो भी बोल रहे थे, अरे सेक्युलर को डालो, सेक्युलर को डालो, लेकिन वंचित तबकों ने ईमानदारी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर आपके आमदार को खासदार बनाने का काम किए। 70 साल में कोई समाज आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देता है। यहाँ का एससी समाज, एसटी समाज, हिंदू ओबीसी समाज ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को, एक मुस्लिम पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को अपना वोट और नोट देकर खासदार बना दिया। और महाराष्ट्र के 25 साल की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र से मुसलमानों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में चुनकर गया। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें बड़ा फख्र हुआ कि अब महाराष्ट्र में मुसलमान चुन के आ सकता है, क्योंकि मुसलमानों को जो 3000, 4000, 5000 वोटों का फार्मूला कम पड़ रहा था, 3000, 5000, 6000 वोटों से जहां हम मुसलमान के कैंडिडेट हार रहे थे, उनको आज कोई तो खड़ा हुआ है जो 3000, 4000, 5000 नहीं, 20,000, 30,000, 40,000 की लीड देने की ताकत रखती है। वो क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ही है। हमें लगा कि ये जो जीत हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अब ये जश्न का सिलसिले का आगाज है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूँ, मुख्तसर में कहता हूँ कि हमारी बिरयानी नहीं बन रही थी। हमारे को बिरयानी बनाने के लिए सब था, लेकिन बिरयानी बनी नहीं रही थी और वो बिरयानी के अंदर कुछ कमी रह जाती थी। इसलिए इस बार लोकसभा के अंदर असद साहब ने और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मिलके एक जायकेदार बिरयानी का दम लगाया। और जब दम हो गया, दम खुल गया, तो फिर कहा कि भाई इम्तियाज, ये मुस्काब है, जरा देखो बिरयानी कैसी बनी है। तो भाई इम्तियाज मुस्काब लेके कोने में गए, पेट भर के खा लिए और डकार लेके बोले हाँ बहुत अच्छी बनी बोले, और खाली मुस्काब के अंदर मिट्टी भर के लाके देग में डाल दिए। अब ये मैं खाया, ये दूसरे को नहीं मिलने होना बोले, मैं खा लिया ना, ये फार्मूले से मैं जीत गया ना, मैं पार्लियामेंट में चला गया ना। अब अगर ये बिरयानी रहेंगी, ये फार्मूला रहेगा, तो दर्जनों मुसलमान चुन के असेंबली में चल जाएंगे। इसलिए इस इत्तेहाद को तोड़ना जरूरी है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो लंगड्या वासरामध्ये लंगडी गाय शानी कैसी बनेंगी? बछड़ों के अंदर लंगड़ी गाय को शाना बनने का था, तो फिर क्या करने का? दूसरी गाय नहीं आन देने की बोले तो बछड़ों में भी लंगड़ी गाय बड़ी रहना। ये फार्मूले के तहत उन्होंने वो फार्मूला तोड़ दिया
और वो इत्तेहाद टूटने की वजह से जो उम्मीद बनी थी, जो सपना बना था, जो ख्वाब देखे थे कि असेंबली के अंदर मुसलमानों के कम से कम 2 दर्जन मुसलमान एमएलए बन के जाते थे, हमारे वोटों से, हमारे पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े तबके हमारे वोटों से कम 30, 40, 50 चुन के जाते थे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अरे अपने दुश्मन मुखालिफिन भी कहते हैं अगर ये इत्तेहाद नहीं टूटता तो आज असेंबली में इस इत्तेहाद के कम से कम 50 से 60 आमदार होते। ये दुश्मन कह रहे हैं, ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी वाले कहते हैं। आपको पूछिए उनको जाके कि इत्तेहाद नहीं टूटता तो इस इत्तेहाद के 50-60 आमदार चुन के आते थे। लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि अगर ये इत्तेहाद नहीं टूटता, ये फार्मूला नहीं टूटता तो कम से कम 80 से 90 एमएलए हमारे चुन के जाते थे। और इस महाराष्ट्र का वजीर आजम अगर कोई तय कर सकता था वजीर आला, तो मुख्यमंत्री तो खाली वंचित बहुजन आघाड़ी तय कर सकती थी। लेकिन वो मौका हमने गंवा दिया। ये जद्दोजहद जावेद कुरैशी क्यों कर रहे हैं? ये जद्दोजहद फारूक अहमद क्यों कर रहा है? ये जद्दोजहद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता क्यों कर रहे हैं? एक सीट चुना के लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको महाराष्ट्र के अंदर अपना वजूद बरकरार रखना है, हमको अपनी सियासी हिस्सेदारी लेनी है। और वो हिस्सेदारी लेने के लिए आपके पास में इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। अरे जिस समाज की पार्टी को आप 70 साल से वोट दे रहे हैं, वो पार्टियों का हाथ, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो उनके मजहब के, उनके जात के किसान लटक के खुदकुशियां कर रहे, वो अपनी जात के मरते हुए किसानों को नहीं बचाए। मुसलमानों तुमको क्या बचाने वाले हैं? वो तुम्हारे नामो निशान मिटाने के लिए है। जब असेंबली के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर शहर औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए आया तो एक वीडियो आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे किसने, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया बोल के मैं औरंगाबाद का नाम बदल पाया हूं। ये खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शुक्रिया। तो ये जो चीज, ये बात को आप समझ लीजिए कि जो औरंगाबाद के नामांतर की बात करते थे, हमने उनको वोट नहीं दिया। जो हमारे औरंगाबाद के नाम का तहफ्फुज करने का दम भरते थे, वोट उनको दिया। लेकिन उन्होंने नहीं बदला, जो मुखालिफिन थे इनकी बदौलत बदला गया, जिनको हमने वोट दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था, और बेईमान दोस्त के पत्थर से हम जख्मी हुए हैं। और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर समर्थन नहीं करती तो शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं हो सकता था। ये बात को आप समझ लीजिए। जो फार्मूला टूट चुका था, उस फार्मूले को जोड़ने की कोशिश मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कर रही है, जावेद कुरैशी साहब कर रहे हैं। अगर आपको नुमाइंदगी बढ़ानी है, अगर मेरी कौम का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल सुनहरा बनाना है, तो आज मुझे उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा जो हमारे जैसे हालात से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे जुल्म से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं। और ये पिछड़े तबकात ही आपके साथ आ सकते हैं, पिछड़े तबकात ही आपके लिए लड़ते आए हैं। हज हाउस की ज़मीन हो या राज ठाकरे के बयानात हो, इसके खिलाफ डट के खड़े रहने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। बाकी कोई पार्टी आपके तहफ्फुज़ में आगे नहीं आती, सामने नहीं आती। इसलिए अदबन आपसे गुजारिश है कि इस इत्तेहाद को जिंदा करना है तो हमने ठेका नहीं लिया कि हम किसी सियासी पार्टी के एजेंट के जरिए नहीं जाएंगे। अब डायरेक्ट वंचित के साथ मुसलमान का इत्तेहाद होगा, और इस इत्तेहाद के दम पे आने वाले मुस्तकबिल में इस बल्दिया के अंदर, इस महानगर पालिका से लेके, असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक, अरे गली नहीं दिल्ली तक हम अपने मुसलमान भाई को चुन के लाएंगे और उनकी नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे तफसील गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़। जय भीम और जय मीम का नारा फिर से गूंजना चाहिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। जय भीम।
ये नाज़े 2019 में आपने बहुत सुने थे, यही नारों को लेके वापस आपके बीच में आया। यहाँ स्टेज पे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे महाराष्ट्र के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब बैठे हैं, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के फाउंडर जिन्होंने 2009 के अंदर मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की थी, और 2013 में मुझे बार बार रोक रहे थे कि तुम अब मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम में ज़म मत करो। ऐसे मेरे दोस्त और इस औरंगाबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी अबू बकर रहबर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के यहाँ पे तमाम ज़िम्मेदारान, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के ज़िम्मेदारान, अजीज़ तरीन साथियों, आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के बीच में यहाँ पर आना हुआ है। मुझे याद है वो मंज़र, मुझे याद आ रहा है 2014 के इलेक्शन का, और 2013 से हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे वो मंज़र नज़र आ रहा है। वो गलियाँ मुझे अच्छी तरीके से याद आ रही है, ये छत मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, और ये छत के ऊपर जितने लोग इस महल्ले के जमा हुए थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये छत गिर जाए। ये सब मंजर मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। वो चेहरे मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से याद आ रहे हैं जिसने नारे तकबीर की सदाओं के अंदर यहाँ पर एक सियासी इनकलाब बर्पा किया था। तो सारा जहन जो है कंप्यूटर फिर से वापस आ गया है, और इस गलियों के अंदर फिर से जो है वो आवाज़ को फिर से जो है जगाने के लिए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। अजीज़ तरीन साथियों, इलेक्शन हो गए बहुत सारे। जब 2009 में इलेक्शन हुआ था, मैं खड़ा था, 12,500 वोटों से आपने मुझे नवाजा था। लेकिन उसके बाद हमने बोले कि खाली वोट काटने से मसला नहीं होगा, कुछ नताइज की ज़रूरत है, कुछ जो है चुन के आने वालों की ज़रूरत है। इस सोच को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में गुजर रहे थे। कांग्रेस एनसीपी के लोग बोल रहे थे कि ये जज्बाती जावेद कुरैशी ये गले गुलियों में ऐसी मारे घूमेगा और फिर खामोश बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम ये रहा कि अल्लाह ने फैसला किया और यहाँ कामयाबी औरंगाबाद शहर में हुई। इसी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आज ये जावेद कुरैशी फिर आप लोगों के बीच में कि यकीनी कैसी बनती। 14 में तो इलेक्शन हो गए थे, अब जो है मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तब्दील करना है तो हम अपने बलबूते पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यही जो है सारी सोच 3 साल से जो है ये जहन में झंझोड़ रही। 3 साल से मैं ये सोच रहा था कि इस शहर में कामयाबी तो मिल गई, लेकिन ये कामयाबी बाय चांस मिली है, यकीनी नहीं। बाय चांस 2 लोग आपस में लड़े और एक निकल गया, इसको कहते हैं गधे को गुलगुला मिल गया। तो बाय चांस वो कामयाबी मिली थी, लेकिन जो मेहनतें हमारी थी वो मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह काम में आई। जो कांग्रेस एनसीपी के लोग कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये वो नौजवान यहाँ पर खड़े हैं इस महल्ले के, जो मुझे लेके जो है तो घूमा करते थे गलियों के अंदर। उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था। और अल्लाह के करम से बाद में ऐसे लोग इसके अंदर जमा होना शुरू हुए और इस शहर औरंगाबाद में उन्होंने एक सियासी इनकलाब बर्पा किया। अभी फारूक साहब ने आपको सारी तफसीलात बता दी कि कितने महाराष्ट्र में एमएलए होना चाहिए था और क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमारी आबादी इतनी है और तो इतने एमएलए होना चाहिए था। मुसलमानों की हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अब हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग की कमी है, और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला
2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको दिया है, और वो फार्मूले के तहत यहाँ पर एक अजीमुशान जीत नसीब हुई। महाराष्ट्र के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया नहीं आया। मुझे याद है वो जबिंदा लॉन्स का पर जिक्र आया था भी, मुझे जो है असद साहब ने जो है अपने घर से, मेरे घर से उठा के लेके गए थे, और मैं भी बगैर चप्पल के उनके साथ निकल गया था। और वो मंजर प्रकाश अंबेडकर का मैं याद कर रहा हूं, आपके लोगों के सामने फिर से दोहराता हूं। ये पतंग का निशान था, और प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये पतंग है, और आने वाले 20 तारीख के दिन आपको इस पे सिक्का मारना है, मोहर मारना है, और कुर्बान जाए उस लीडर के ऊपर, और कुर्बान जाए उसकी कौम के ऊपर कि वो लीडर ने पतंग को यूं हलाया और 1.25 लाख वोट हमारे को दे दिए। 1.25 लाख वोट हमारे को दे दिए। मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। मैं घूम रहा था जब इलेक्शन के दिन, तो मुझे ब्रिजवाड़ी के सतीश पटेकर साहब भी यहां मौजूद है, मैं ब्रिजवाड़ी में पहुंचा तो एक बंदा जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम उधर ही जाओ, कहीं तुम्हारे लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। हमारे पास हमारा लीडर ने तय कर दिया अब कुछ नहीं होने वाला, मंसूबा बंद तरीके से वोट पड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया। यह एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हम सोच नहीं सकते थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना एनसीपी चुना के दे रही थी, ना कांग्रेस चुना के दे रही थी, ना कोई पार्टी नहीं चुना के दे रही थी। उस टाइम अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी की बदौलत चुन के आया तो वो प्रकाश अंबेडकर। वो सोशल इंजीनियरिंग थे ही। अब 19 में अगर आप पहुंच रहे हैं, 19 के इलेक्शन इस यहां पर हो गए, असेंबली के इलेक्शन आ गए। असेंबली के इलेक्शन के 20 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में शायद आप लोग चुन के क्यों नहीं गए भाई? हम क्यों नहीं चुन के गए? 1,05,000 वोटों का ये हल्का हमारा, पहले टाइम 60-62 हज़ार वोट, दूसरी टाइम 80,000 वोट। कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई? कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई? और अगर वहां पर देखे तो 70 के करीब वोट सेंट्रल के हल्के में, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। बहुत सिंपल गणित है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आपको समझने की जरूरत है खाली कि इस औरंगाबाद शहर में दलितों की कोई लीडरशिप चमकने वाली नहीं थी। ये 2 हल्के में तुम्हारे पास मेजॉरिटी वोट है, कोई चमकने वाली नहीं थी। ये तो हमारी झोली में लाके डाल रहे थे वोट। अरे क्यों नहीं लिए? असेंबली के इलेक्शन में हमने ये वोट क्यों नहीं हासिल करे? हमारी जीत को हमने यकीनी क्यों नहीं बनाया? किसकी रोटी पे दाल आ रही थी? सवाल तो यहां ही आएगा ना, मशकूक तो होंगे आप लोग कि जो जीत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी बन रही थी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1,05,000 वोट हमारे पास बहुत वोट है, तो आप क्या 1 लाख वोट गिरा देंगे? इसमें 1 लाख वोट गिरा देंगे? पार्लियामेंट का वो इलेक्शन याद रखो, इस पूर्व के हल्के के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन में दलित और मुसलमानों ने एक जगह वोट गिरे तो 96,000 वोट यहां पर गिरे। इस पूर्व के हल्के में कितने वोट? अगर ये 96,000 वोट असेंबली में गिरते थे तो तुम्हारा उम्मीदवार हारता था? कभी नहीं हारता था। उस सेंट्रल के हल्के में हमारे बाजू सामने के 99,000 वोट पार्लियामेंट के हल्के में गिरे, तो असेंबली में 68,000 वोट क्यों गिरे? कहां गई जीत?
क्यों यकीनी नहीं बनी जीत? मैं ये मिशन लेके उतरा हूं मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका साथ चाहता हूं कि मैं इस शहर में मुसलमानों की क़यादत को यकीनी बनाने के लिए निकला, यकीनी बनाने के लिए निकला। मेरा क्या होगा उससे बहस नहीं, लेकिन मुसलमानों की क़यादत इस शहर में कैसी यकीनी बनती है। वो प्रकाश अंबेडकर ने जो सोशल इंजीनियरिंग यहां पर दी है, उस सोशल इंजीनियरिंग पर चलकर हम क्या कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? 100% अल्लाह अगर साथ दे तो मैं समझता हूं इन दोनों हल्के के अंदर 100% जीत आप यकीनी रख लीजिए। आप उस हल्के के अंदर 1,15,000 वोट हमारे पास रखते हैं, 65,000 वोट दलितों के हमारे पास रखते हैं, 2,35,000 का हल्का और 1,35,000 वोट हमारे पास। कैसी जीत नहीं होती? कैसी जीत नहीं होती? और क्यों हम हार रहे हैं? हमको याद है कि लोग कहते हैं कि सियासत मेरे घर की लौंडी है। तो ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी सियासत है कि पूरे महाराष्ट्र में आपको 50 लाख वोट आ रहे थे, 50 लाख वोट आपके पास आ रहे थे, आपने वो 50,000 वोट लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या वजह है? किसके बोलने पे ये वोट वापस हो गए? मुसलमान क़यादत बनाना है तो अपने पूरे गुरूर के साथ बनाइए। मुसलमान सियासत करना है तो अपने मौक़ूफ़ में डट जाइए। वहां से एक पैसे का जो एक इंच इधर ना उधर हलिए। मुझे ये करना है तो ये करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पूरे हिंदुस्तान में एक लीडर जो अपने मौक़ूफ़ पे डटा है, उस लीडर का जिक्र करता हूं। बहुत आफतें उसने झेल ली अभी तक, बहुत जेल की सोबतें झेल ली अभी तक, बहुत बीमारियां झेल ली अभी तक, लेकिन उस मुसलमान लीडर के ऊपर तरह तरह के जुल्म झेल लिए अभी तक, लेकिन वो शख्स अपने मौक़िफ़ से हटा नहीं। और वो शख्स का नाम है आज़म खान। है नहीं बात बराबर बोल रहा हूं मैं? उस शख्स का नाम है आज़म खान। यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए कायम कर दिया, तालीमी लाखों इदारे उन्होंने कायम कर दिए, लेकिन मुसलमान तालीम हासिल कर लेंगे, बहुत सारे लोगों के पेट में तकलीफ होना शुरू होगी। और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो आफतें, जो मुसीबतें, जो आजमाइशें वो शख्स ने झेला है, अल्लाह उसको सब्र नसीब करे, उसकी परेशानियों को दूर कर रहे परवरदिगार। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे डटा है। तुमको ऐसी लीडरशिप की इस शहर में भी ज़रूरत है जो अपने मौक़िफ़ पे अट जाए, लड़ जाए, हटने ना बाजू। और अगर महाराष्ट्र के अंदर हमको अपनी क़यादत में 30-35 MLA की ज़रूरत है, तो आप समझ लीजिए कि आपको इस सोशल इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। आपको इस सोशल इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। मैं भी जा रहा हूँ साहब, बैठिए थोड़ी देर, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे क्या कर रहे हैं यार? रुको ना ज़रा, हो गया टाइम ख़त्म। रुको मैं आखिरी बात करके ख़त्म कर रहा हूँ कि इस सोशल इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा, और इस सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर ही इस हल्के की कामयाबी का दारोमदार है। अगर मुसलमानों का और दलितों का इत्तेहाद इस शहर औरंगाबाद में फिर सर चढ़ता है तो आप समझ लीजिए मुसलमानों की जीत यकीनी है। और ये मिशन, यही मिशन लेके, ये जीत का यकीनी मिशन लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। अगर गलत कह रहा हूं तो अभी बोल दो, और सही कह रहा हूं तो अभी हाथ उठा दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह
फिर आपके बीच में आऊँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको अभी इस वक्त। और इस मुसलमानों की जीत को मैं ज़रूर यकीनी बनाने के लिए मेहनत करते रहूँगा। आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी किसके बाप से डरते नहीं जी हम, किसके बाप से नहीं डरते हम। बहुत आए और बहुत गए, सबको देख लेंगे हम इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, खुदा हाफिज़।